Assalamu alaikum viewers, welcome back to my channel. Today we are going to start our chapter number 2 from class 9th biology. आई होप कि आप सबको जो है चैप्टर नंबर 1 जो है वो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, आपके तमाम डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। तो आज हम चैप्टर नंबर 2 जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं इस कंप्लीट वीडियो के अंदर, जो कि है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, यानी कि बायोलॉजी की प्रॉब्लम को हल करना। किस तरीके से बायोलॉजी की प्रॉब्लम को हल किया जाता है बाय यूजिंग साइंटिफिक मेथड, वो हम इस कंप्लीट चैप्टर में देखेंगे। So let's see what will be the major concepts in this unit that you will learn. Our main topic will be biological method. हमारा जो सबसे मेन कॉन्सेप्ट जो हम कवर करेंगे वो है बायोलॉजिकल मेथड। उसके कुछ सब टॉपिक्स हम देखते हुए चलेंगे। साइंटिफिक प्रॉब्लम क्या होती है, हाइपोथेसिस क्या होता है, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंट्स, एंड व्हाट इज़ थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल. We will also cover the data organization and data analysis, and we will also discuss the mathematics as an essential or integral part of the scientific process. So let's start discussing these topics one by one. Number 1 is science and scientific method. ठीक है, साइंटिफिक मेथड पर आने के लिए प्रॉब्लम को हल करने से पहले हमें उस ब्रांच को देखना पड़ेगा जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें जानना होगा साइंस क्या है। साइंस इज़ द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ नेचर। साइंस है सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ नेचर, मतलब कि नेचर के बारे में हम एक सिस्टमेटिक तरीके से हम नेचर को स्टडी करेंगे। इसके अलावा एंड हाउ इट अफेक्ट अस, और ये हमारे ऊपर कैसे अफेक्ट होता है, हमें क्या अफेक्ट्स होते हैं इसके, और इसके अलावा एनवायरनमेंट के ऊपर क्या अफेक्ट होता है, ये हम देखने वाले हैं। यहाँ पे जो वर्ड सिस्टमेटिक यूज़ हो रहा है उसका मतलब होता है सिस्टमेटिक इज़ दैट समथिंग इज़ डन अकॉर्डिंग टू अ फिक्स्ड मेथड और अ वे और प्लान। मतलब सिस्टमेटिक एक ऐसी चीज़ होती है, सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना मतलब एक फिक्स्ड मेथड को यूज़ करते हुए या कुछ प्रोटोकॉल्स को, रूल्स को फॉलो करते हुए किसी भी चीज़ को स्टडी करना। और हम साइंस में स्टडी करेंगे नेचर के बारे में, ठीक है। उसके बाद है एक और डेफिनेशन मैंने यहाँ पे ऐड की है, वो है इट इज़ अ बॉडी ऑफ नॉलेज। कि साइंस जो है वो ऐसी बॉडी है नॉलेज की जो कि कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है थ्रू द यूज़ ऑफ बेटर एंड मोर एक्यूरेट टूल्स फॉर इन्वेस्टिगेशन। मतलब जैसे जैसे आपकी टेक्नोलॉजी जो है वो ग्रो करती है, वो चेंज होती है, वो प्रोग्रेस करती है, जैसे जैसे नए टूल्स जो हैं वो डिस्कवर होते रहते हैं, डेवलप होते हैं, उसी तरीके से आपकी साइंस जो है उनके साथ साथ कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है, ठीक है। क्योंकि ये तो एक नेचर के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं और हमें पता है कि नेचर क्या है, वो इनफाइनाइट है, उसके अंदर नॉलेज जो है उसकी इन्फिनिटी है, ठीक है। अब नॉलेज हम थोड़ी सी गेन करते हैं, जैसे ही कोई नई टेक्नोलॉजी आती है उसकी मदद से हम थोड़ी सी उसी चीज़ के बारे में नई नॉलेज ऐड कर लेते हैं। तो इसलिए ये बात कह रहा है कि साइंस जो है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है, ठीक है। साइंस एक ऐसी नॉलेज है जो कि कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है। नाउ व्हाट इज़ साइंटिफिक मेथड। जब भी हम साइंस के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, हम नेचर के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो हमारे जहन में बहुत सारे सवालात आते हैं। उन सवालों को हल करने का जो एक तरीक़ाकार जो साइंस के अकॉर्डिंग हमें दिया गया है, उस प्रॉब्लम को हल करने का नेचुरल वर्ल्ड से रिलेटेड जितने भी आपके जहन में स्पेसिफ़िक क्वेश्चंस अराइज़ होते हैं, साइंटिस्ट के दिमाग में जो भी बातें आती हैं, ठीक है, उनको स्टेप बाय स्टेप एक तरीके से जो है सॉल्व करना, उन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढना, वो होता है साइंटिफिक मेथड। नाउ एज़ यू नो, देख साइंस जो है उसके अंदर बहुत सारी ब्रांचेस हैं, राइट। जैसे मैथमेटिक्स भी है, फ़िज़िक्स भी है, केमिस्ट्री है, लेकिन हम यहाँ पे क्या स्टडी कर रहे हैं, बायोलॉजी, राइट। तो हम साइंटिफिक मेथड कौन सा स्टडी करेंगे इस हमारे चैप्टर के अंदर, वो होगा बायोलॉजिकल मेथड, ठीक है। क्यों हम पढ़ेंगे उसको, वो मैं हम आगे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो इस स्लाइड में हम ये देख रहे हैं कि साइंस क्या है। साइंस सिस्टमेटिक स्टडी हो गई नेचर की, साइंटिफिक मेथड हो गया उस नेचर को स्टडी करते हुए जब आपके दिमाग में जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस आते हैं उनको सॉल्व करने का एक मेथड होता है जो कि साइंस की तरफ से दिया गया है, उसको कहते हैं साइंटिफिक मेथड। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, व्हाट इज़ बायोलॉजिकल मेथड। As you know that biology is the study of living things, right? Therefore, to solve the questions or problems regarding living things or the living world, we will use the biological method to answer our questions.
हेयर इज़ द डेफिनेशन ऑफ द बायोलॉजिकल मेथड, द सिस्टम ऑफ एडवांसिंग नॉलेज, मतलब हम जो नॉलेज क्या नाम है लिविंग थिंग्स के बारे में लेने वाले हैं उसको और ज़्यादा एडवांस बनाना, किस तरीके से उसके बारे में क्वेश्चंस जो है वो फॉर्मुलेट करते हैं, फिर हम उस लिविंग थिंग की जो है डेटा कलेक्ट करते हैं ऑब्जर्वेशन इस्तेमाल करते हुए, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हुए, ठीक है। तो हम अपने हाइपोथेटिकल आंसर्स जो हमारे जहन में जो ख़यालात आ रहे होते हैं उस लिविंग थिंग के बारे में, इन सब चीज़ों को देखते हुए ये जो एक कंप्लीट पूरा सिस्टम बनता है हमारी नॉलेज में इजाफ़ा करने के लिए, उसको कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड, ठीक है। अब बायोलॉजिकल मेथड के कुछ स्टेप्स होते हैं जो कि वन बाय वन यहाँ पे इस चार्ट में आपको नज़र आ रहे हैं। जैसे कि आपके पास कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आ गई, मींस लाइफ से रिलेटेड, लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड कोई भी आपके पास प्रॉब्लम है, ठीक है, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड फर्स्ट स्टेप आपका होने वाला है कि आपके पास जितनी भी उस लिविंग क्रिएचर से रिलेटेड प्रीवियस नॉलेज मौजूद है आपके पास, ठीक है, आपने उसको कलेक्ट करना है, आपने सारी उसके बारे में इंफॉर्मेशन सर्च कर लेनी है, ठीक है, बुक्स देखें, आप गूगल देखें। इसके अलावा फिर आपकी जो प्रॉब्लम है, आप जिस चीज़ के ऊपर स्टडी कर रहे हैं उसकी फिर ऑब्जर्वेशंस करें, ऑब्जर्वेशन करेंगे, फिर हाइपोथेसिस आप एक अंदाज़ा लगाएंगे, फिर अपनी हाइपोथेसिस को एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरीके से, मतलब आप या तो डिडक्टिव रीजनिंग देंगे या इंडक्टिव रीजनिंग देंगे। फिर आप अपनी हाइपोथेसिस को वेरीफाई करने के लिए कि आया आपने जो अंदाज़ा लगाया था अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड, आपके क्वेश्चन का जो आपने आंसर अपने जहन में सोचा था, उसको वेरीफाई करने के लिए आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, ठीक है। फिर एक्सपेरिमेंट से जो आपको रिज़ल्ट मिलता है, जो आपको डेटा मिलेगा, उस डेटा को कलेक्ट करके आपको पता चलेगा कि आपने जो अंदाज़ा लगाया था वो या तो सही हो गया, आपका हाइपोथेसिस को सपोर्ट कर रहा है आपके डेटा, या जो है आपका हाइपोथेसिस गलत साबित हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। उस केस के अंदर आप क्या करेंगे, अगर रिजेक्ट हो जाता है तो आप दोबारा से नया अंदाज़ा लगाएंगे, नए जो है अपनी लॉजिकल रीजनिंग पेश करेंगे, फिर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, अगेन आप अपना रिज़ल्ट चेक करेंगे। लेकिन अगर इसके अपोजिट में होता है कि अगर हमारी जो है हाइपोथेसिस वो सही साबित हो जाती है, तो फिर हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, विच इज़ थ्योरी, ठीक है। इन तमाम स्टेप्स को ये सिर्फ चार्ट के अंदर आपको शो करवाया हुआ है, वन बाय वन अब हम इन स्टेप्स को जो है वो डिस्कस करेंगे कि असल में हम इन स्टेप्स को किस तरीके से फॉलो करते हैं, ठीक है। क्या होता है बायोलॉजिकल मेथड? नाउ हेयर आर दी फर्स्ट यू हैव टू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, राइट, कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होती है। एक आपने ये तो सोच लिया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड प्रॉब्लम, ठीक है, लेकिन किस तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है, क्या हो सकता है? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है वो एक सेट ऑफ क्वेश्चंस होता है टू बी सॉल्व्ड अबाउट द नेचुरल वर्ल्ड, कि जितनी भी नेचुरल वर्ल्ड है, लिविंग क्रिएचर्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनसे रिलेटेड आपके जहन में जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं आप उनको नोट डाउन करें, उनको फॉर्मुलेट करें। उन क्वेश्चंस को जो आपने हल करना है वो कंप्लीट आपकी प्रॉब्लम कहलाती है, ठीक है। अब ये जो प्रॉब्लम है ये एनवायरमेंटल भी हो सकती है कि आपके जहन में जो सवालात आ रहे हैं वो माहौलियाती भी हो सकते हैं, इकोलॉजिकल लेवल पे हो सकते हैं, हेल्थ से रिगार्डिंग हो सकते हैं कि कोई बीमारी, इन्फेक्शियस जो है डिजीज़ फैली हुई है आपके एनवायरनमेंट के अंदर, आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं, उसको स्टडी करना चाह रहे हैं। मतलब बायोलॉजी से रिलेटेड आप जिस भी टॉपिक को स्टडी करना चाह रहे हैं उसके लिए आप जो अपने मेन आपके क्वेश्चंस बनाते हैं उनको हल करना, ठीक है, वो जो क्वेश्चंस हैं वो आपके बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ठीक है, उनको जो आप हल करेंगे वो आप करेंगे बायोलॉजिकल मेथड को इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। तो ये डिपेंड नहीं करता है कि प्रॉब्लम किस टाइप की है, एनवायरमेंटल है, इकोलॉजिकल है, क्या है। तमाम प्रॉब्लम्स जो हैं वो साइंटिस्ट जो है वो सेम ही प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड इस्तेमाल करेंगे, यानी सेम बायोलॉजिकल मेथड इस्तेमाल करेंगे अपने आंसर तलाश करने में, और वो आंसर्स जो हैं वो लॉजिकल भी होंगे और एविडेंसेस के साथ जो है वो पेश किए जाएंगे, ठीक है। अब ये क्योंकि हम साइंसी लेवल पे बात कर रहे हैं, हम बायोलॉजिकल लेवल पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे कोई एक आम इंसान किसी का मसला नहीं हल कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे सारी बातें लॉजिकल की जाएंगी, यहाँ पे तमाम चीज़ें जो है एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके बार बार टेस्ट करके एविडेंसेस के साथ जो है प्रूफ की जाती हैं, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल
हेयर वी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ मलेरिया। हम अभी जो हम स्टेप्स जितने भी डिस्कस करेंगे उनको मलेरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। अब मलेरिया जो है आप जानते ही होंगे कि जैसे क्या नाम है, ये एक बीमारी होती है, ठीक है, जो कि मच्छर से फैलती है। कौन से मच्छर से फैलती है? एक फ़ीमेल जो है मच्छर होता है, मॉस्किटो होता है, जिसका नाम होता है एनाफिलस। एनाफिलस इट्स बायोलॉजिकल नेम। ओके, मलेरिया क्या है? ग्रेटेस्ट किलर डिजीज़ ऑफ मैन फॉर सेंचुरीज, यानी सदियों से ये बीमारी आज तक, इतना मॉडर्न एरा आ गया, इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई, लेकिन आज भी ये बीमारी पता नहीं कितने मिलियन लोगों की बर्बादी का सबब बनती है। ठीक है, तो पहले जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन मतलब मलेरिया के बारे में मौजूद थी, सबसे पहला हमारा काम यही होता है कि हमने जो पहले जो उसके ऊपर सर्च हो चुकी है, जो भी प्रॉब्लम था, ठीक है, हमने उसकी इन्फॉर्मेशन देखनी है। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रीवियसली द कॉज ऑफ मलेरिया वाज अननोन। ये नहीं पता था कि मलेरिया किस वजह से होता है। ठीक है, सिर्फ ये एक ख़याल था लोगों को कि शायद मलेरिया जो है इज़ कॉज्ड बाय बैड एयर, एक गंदी हवा से होता है, इसीलिए इसका नाम मलेरिया रखा गया। लैटिन वर्ड में मेले का मतलब होता है बैड एंड एरिया मतलब एयर। ठीक है, तो इसके ऊपर इसको नाम दिया गया, बैड एयर के ऊपर। ये प्रॉब्लम जब जाके हल हुई जब एक साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किया रीज़न ऑफ मलेरिया, यानी कि पहले जो है मलेरिया को बैड एयर उसकी वजह जो है समझा जाता था, लेकिन बाद में साइंसदानों ने जब इसके ऊपर रिसर्च की, क्योंकि ये एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम बन गया, क्योंकि ये एक बीमारी है, जब लोगों में इतनी तेज़ी से फैल रही है, लोगों की जो है बेतहाशा डेथ हो रही है, तो जाहिर सी बात है साइंसदानों के ऊपर तो ये मेन टॉपिक हो गया ना, उनके लिए बायोलॉजिकल मेन प्रॉब्लम हो गई है जिसको हल करना है उन्होंने। तो इसलिए वो फिर बायोलॉजिकल मेथड जो है इसके ऊपर उन्होंने अप्लाई किया। हम भी इसी जो है केस को स्टडी करने वाले हैं इसके अंदर। So now let's start discussing how to solve a biological problem in several steps. First step is to identify the reason of the problem followed by the formulation of a question. सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपने प्रॉब्लम से रिलेटेड जो है मतलब किस वजह से हो रही है, सबसे पहले आपने उस रीज़न को ढूंढना शुरू करना है, तभी जाके आपकी प्रॉब्लम हल होगी। राइट, जब आपको पता ही नहीं होगा कि ये प्रॉब्लम किस वजह से हो रही है तो आप प्रॉब्लम भी जो है उसको भी सॉल्व नहीं कर सकते। राइट, अब आपने रीज़न ढूंढने से पहले मतलब साथ ही साथ में रीज़न आप तभी ढूंढ पाएंगे जब आप अपने जहन में कुछ सवालात बनाते जाएंगे साथ साथ। ठीक है, आप सवालात बना लीजिए जितने ज़्यादा पॉसिबल हो सकते हैं कि भाई कहाँ से आ रहा है मलेरिया, कैसे हो रहा है, किधर के लोगों में ज़्यादा पाया जा रहा है। ठीक है, जैसे जैसे आपके जहन में सवालात आते हैं आप उनको नोट डाउन करते जाइए। ठीक है, उसके बाद हमारा सबसे पहला स्टेप जो बायोलॉजिकल मेथड का होता है वो है ऑब्ज़र्वेशन, यानी कि उस चीज़ को गौर व फिक्र के साथ देखना। ठीक है, उसको मेजर करना, यानी कि ऑब्ज़र्वेशन होता है सबसे पहला स्टेप हो गया हमारा, जहाँ से हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को स्टार्ट करने वाले हैं स्टडी करना। एन ऑब्जर्वेशन इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ नॉलेज गेन्ड थ्रू द सेंसेस, जिसको क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन नाम दे रहे हैं, और थ्रू द यूज़ ऑफ साइंटिफिक इक्विपमेंट, जिसको क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन नाम दे रहा है। मतलब कह रहा है ऑब्जर्वेशन आप दो तरीक़ों से कर सकते हैं कि आपकी जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसको आप स्टडी करें अपने सेंसेस के साथ। ठीक है, यानी जो आपके हवास होते हैं, जो आपके 5 मेन सेंसेस होते हैं, ठीक है, उनके साथ, या जो है साइंटिफिक जितने भी इक्विपमेंट हैं उनको आप यूज़ करके ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। फिर इन दोनों तरीक़ों को इस्तेमाल करके जो भी आपके पास डेटा कलेक्ट होता है, डेटा मतलब जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है, ठीक है, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड, वो आपकी कहलाती है ऑब्जर्वेशन। ठीक है, फिर उस इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर जो है ना आप अपनी एक स्टेटमेंट देते हैं, उसको मेनली हम कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड के अंदर ऑब्जर्वेशन। ये देखिए यहाँ पे दिखाया हुआ है क्वांटिटेटिव डेटा। क्वांटिटेटिव डेटा वो होगा जो आप साइंटिफिक जो इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करके, जिनसे आप जैसे मेजरेबल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि आप नंबरिंग में आप मेजर करेंगे, आप शेप देखेंगे उसकी, आप साइज़ देखेंगे। ठीक है, ये सब कुछ आप क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्ट करेंगे, क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन जो कि नंबरिंग में आपके पास आएगी। और क्वालिटेटिव डेटा यानी इन्फॉर्मेशन वो होगी जो आप अपने 5 सेंसेस की हेल्प से देखेंगे, आप क्या चीज़ देख रहे हैं। ठीक है, प्रॉब्लम किस तरीके की आपको दिख रही है, आप क्या सुन रहे हैं, आप टेस्ट करके देख सकते हैं, आप टच करके देख सकते हैं, स्मेल करके। इन 5 सेंसेस को यूज़ करके जो आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड, वो होगी आपकी क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन या डेटा। ठीक है,
अच्छा जी, मलेरिया के बारे में क्योंकि हम स्टडी कर रहे हैं, यहाँ पे एक मेन पॉइंट आपकी बुक के अंदर था जो मैंने स्लाइड में भी ऐड किया है कि अबाउट 280 मिलियन पीपल सफ़र फ्रॉम मलेरिया इन ओवर 100 कंट्रीज़। कह रहा है 100 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर 280 मिलियन पीपल के करीब मलेरिया से लोग सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। एंड मोर देन 2 मिलियन डाई, और 2 मिलियन से भी ज़्यादा जो है उनकी डेथ होती है हर साल इस डिज़ीज़ से। दैट्स वाई दिस डिज़ीज़ इज़ कॉल्ड द ग्रेटेस्ट किलर। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट कि मलेरिया कितना ख़तरनाक है, ठीक है। तो 1880 के अंदर एक फ्रेंच फिजिशियन, अच्छा 1880 से पहले क्या समझा जाता था कि मलेरिया एक बैड एयर से होता है, ठीक है। फिर 1880 के अंदर एक फिजिशियन आए जिन लेवरन, उन्होंने क्या किया, मलेरिया के जो पेशेंट थे, ठीक है, उनका ब्लड लिया, ब्लड सैंपल कलेक्ट किया, उसको माइक्रोस्कोप के अंडर जो है एग्ज़ामिन किया। फिर उन्होंने देखा, ऑब्ज़र्व किया। अब देखें वो अपनी आइज़ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, अपने हैंड्स यूज़ कर रहे हैं, क्लियर। और साइंटिफिक इक्विपमेंट हो गया हमारा माइक्रोस्कोप, ठीक है, ये सब कुछ वो इस्तेमाल कर रहे हैं ऑब्ज़र्वेशन के दौरान, क्लियर। तो उन्होंने ब्लड सैंपल लिया, उसको ऑब्ज़र्व किया, ठीक है। उसमें उन्होंने देखा कि उन्हें कुछ छोटी छोटी क्रिएचर्स यानी लिविंग क्रिएचर्स नज़र आ रही हैं, जिसको उन्होंने नाम दिया प्लाज्मोडियम। सो द ऑब्जर्वेशन वाज मेड, फिर उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन बनाई दैट प्लाज्मोडियम इज़ प्रेजेंट इन द ब्लड ऑफ मलेरिया पेशेंट्स। नाउ फर्स्ट आप ज़रा ये इमेज देख लें। ये इमेज उस माइक्रोस्कोप से ली गई है जब उन्होंने किसी मलेरिया के पेशेंट का ये ब्लड है उसको एग्ज़ामिन किया। ये सब ब्लड के सेल्स हैं, ठीक है, लेकिन ये जो छोटी छोटी सी टीनी क्रिएचर्स, लिविंग क्रिएचर्स जो नज़र आ रही हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, इसको जो है नाम दिया गया प्लाज्मोडियम का। प्लाज्मोडियम बेसिकली एक पैरासाइट है जो कि मॉस्किटो और ह्यूमन दोनों के अंदर पाया जाता है, ठीक है, और ये जो है मलेरिया कॉज करता है मेनली, ठीक है, ह्यूमन्स के अंदर। अच्छा, अब उन्होंने ऑब्जर्वेशन की, हम एग्जाम्पल को साथ साथ लेके चल रहे हैं समझने के साथ साथ, ठीक है। ऑब्जर्वेशन मैंने आपको बता दिया, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, अपने सेंसेस को यूज़ करके और साइंटिफिक इक्विपमेंट्स को यूज़ करके आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद आप अपनी जो मेन स्टेटमेंट बनाते हैं, जैसे कि लेवरन जो साइंटिस्ट था उन्होंने स्टेटमेंट क्या दी कि प्लाज्मोडियम इज़ प्रेजेंट इन द ब्लड ऑफ मलेरिया पेशेंट्स, कि प्लाज्मोडियम जो है वो पाया जाता है मलेरिया के पेशेंट्स के ब्लड में, ठीक है। ये हमारी हो गई ऑब्जर्वेशन की स्टेटमेंट, ठीक है। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हाइपोथेसिस। ऑब्ज़र्व कर लिया हमने, जितनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते थे वो कर ली। अब हम करेंगे उस इन्फॉर्मेशन को देखते हुए हम साइंटिफिक जो हमारा माइंड होगा उसके हिसाब से लॉजिकली हम सोचेंगे, इंटेलिजेंट गैस लगाएंगे, अंदाज़ा लगाएंगे, ठीक है। एक स्टेटमेंट की फॉर्म में हम उस बात को फिर कहेंगे, ठीक है। सारी ऑब्जर्वेशन को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए हम अपना हाइपोथेसिस पेश करेंगे। हाइपोथेसिस बेसिकली इज़ नथिंग, इट्स जस्ट अ साइंटिफिक टर्म फॉर एन इंटेलिजेंट गैस, क्लियर। हाइपोथेसिस जो है वो आपका करेक्ट भी हो सकता है और जो है वो रिजेक्ट भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, जिसको आप बाद में प्रूफ करते हैं एक्सपेरिमेंट के ज़रिए, ठीक है। एक्सपेरिमेंट से साबित होता है कि आपने जो अंदाज़ा लगाया था, आपका जो हाइपोथेसिस था वो सही साबित हुआ या गलत, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जो हम मलेरिया के केस में अगर हम देख रहे हैं, हाइपोथेसिस हम क्या लगा सकते हैं आफ्टर ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन हमारी क्या थी कि प्लाज्मोडियम पाया जाता है मलेरिया के पेशेंट्स के ब्लड में, ठीक है, मलेरियल पेशेंट के ब्लड में प्लाज्मोडियम होता है। तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, कि मलेरिया का जो मेन कॉज है वो प्लाज्मोडियम है ना, ये अंदाज़ा लगा सकते हैं हम। तो ये जो हम स्टेटमेंट दे रहे हैं इसको कहते हैं बेसिकली हाइपोथेसिस। लेकिन एक बात याद रखें कि ये सिर्फ़ एक गैस है, ये सिर्फ़ एक हाइपोथेटिकल आंसर है जिसको जो है आप हाइपोथेसिस नाम दे रहे हैं, जिसको आपने बाद में लाजमी टेस्ट करना है, लाजमी एक्सपेरिमेंट करना है। आपका ये कंक्लूजन नहीं है, ये सिर्फ डायरेक्ट रिज़ल्ट नहीं दे सकते आपने प्रूव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये मैंने ये पिक्चर डाली है इसका मतलब हो गया हाइपोथेसिस एंड इंटेलिजेंट गैस, ठीक है। आप जो अपनी जहन में तमाम ऑब्जर्वेशन को रखते हुए, अपने तमाम डेटा जो आपके पास जमा हुआ है उसको रखते हुए जो भी आप हाइपोथेसिस देते हैं, फिर जो है साइंटिस्ट उस हाइपोथेसिस को मतलब सही या गलत चेक करने के लिए एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता है, ठीक है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होने वाला है वो ऑब्वियसली एक्सपेरिमेंट से पहले मैं ज़रा इस बात के ऊपर आना चाहूँगी। यहाँ पे एक और स्टेप है वो है रीज़निंग।
मतलब कि आप जो हाइपोथेसिस देंगे वो किस वजह से दे रहे हैं, किस प्रोसेस ऑफ थिंकिंग के साथ दे रहे हैं। रीजनिंग असल में है क्या कि प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट समथिंग, किसी भी चीज़ के बारे में सोचने का अमल है ये इन अ लॉजिकल वे। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हाइपोथेसिस जो है लॉजिकली जो है हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट दी जाती है, ऐसे ही नहीं दे दी जाती कि कोई भी आम बंदा कोई भी उठ के कुछ भी बात कह दे। क्लियर। अच्छा, ये जो है रीज़निंग ये होती है कि आपने हाइपोथेसिस जो दिया होता है उसके साथ आपने अपनी रीज़निंग भी पेश करनी होती है। क्लियर हो रही है बात। अच्छा जी, तो ये क्या होता है, ये एक प्रोसेस ऑफ थिंकिंग होता है जिसमें आप लॉजिकल वे से सोचते हैं अपनी प्रॉब्लम के कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए, अपनी प्रॉब्लम के रिज़ल्ट या जजमेंट तक पहुंचने के लिए। अब रीज़निंग दो टाइप्स की हो सकती है, इंडक्टिव या डिडक्टिव। ठीक है, इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है कि जब आपके पास जितनी भी ऑब्जर्वेशन थी, उस ऑब्जर्वेशन आपके पास थी, जैसे आपके पास ऑब्जर्वेशन आई कि क्या नाम है, यहाँ पे देखें मिसाल के तौर पे एग्जांपल दी हुई है शार्क। शार्क क्या है, एक स्पेसिफ़िक वर्ड है, यानी कि कॉमन वर्ड नहीं है, एक स्पेसिफ़िक वर्ड है, एक ख़ास किस्म की मछली का नाम है। यहाँ पे कह रहा है शार्क इज़ अ फ़िश। ठीक है, स्पेसिफ़िक से फ़िश क्या है, फ़िश जनरल वर्ड है। ठीक है, ये कॉमन सी बात है, यानी कि हमें पता चल गया कि शार्क फ़िश है और इससे हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि तमाम फ़िशेस के पास स्केल होते हैं, इसीलिए शार्क्स के पास भी स्केल होंगे। यानी ये जस्ट हम सिंपल सी एक बात सोच के जहन में हम एक स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो इस तरीके की जो रीज़निंग होती है वो होती है इंडक्टिव। ठीक है, जिसमें आपको ये नहीं होता कि अच्छा अगर ऐसे हो रहा है तो ऐसे होगा, ये चीज़ नहीं होती। ये चीज़ आपकी आ जाती है नेक्स्ट स्टेप डिडक्टिव रीजनिंग के अंदर। इंडक्टिव में क्या होगा, आप स्पेसिफ़िक जगह से जनरल कंक्लूजन तक पहुंचते हैं, यानी कि जो एक आम सा रिज़ल्ट आपको मिलता है जो इस सब के अंदर पाया जाए। लेकिन डिडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है, एक आप आम से जनरल से स्टेटमेंट से मूव करके जाते हैं कि स्पेसिफ़िक कंक्लूजन अपने जो है स्पेसिफ़िक जो है रिज़ल्ट तक पहुंचते हैं आप। ठीक है, इसमें क्या होता है इफ़ देन स्टेटमेंट, इसको कहा जाता है। इसमें आप इफ़ देन स्टेटमेंट देते हैं कि जैसे मैंने आपको कहा कि अगर ऐसा है देन ये होगा। ठीक है, ये जो आप रीजनिंग पेश करते हैं हाइपोथेसिस के अंदर वो डिडक्टिव रीजनिंग कहलाती है या आपकी डिडक्शंस कहलाती हैं। ठीक है, डिडक्टिव रीजनिंग जो है उसको भी टेस्ट किया जाता है ऑब्वियसली, मतलब जो हमारी हाइपोथेसिस है उसको टेस्ट किया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा एक्सपेरिमेंट के थ्रू। मलेरिया के केस में डिडक्शन जो है हम ये कह सकते हैं कि अगर प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, अगर प्लाज्मोडियम वाकई में कॉज है मलेरिया का, देन ऑल द मलेरिया पेशेंट शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। कि अगर प्लाज्मोडियम मलेरिया का कॉज है जो हमने हाइपोथेसिस दी, तो फिर मलेरिया के जितने भी पेशेंट हैं उनके सब के ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम होना चाहिए। समझ में आ रही है आपको बात। मतलब हमने ऑब्जर्वेशन दी, हमारे सेंसेस इन्फॉर्मेशन को देखे कि क्या कि प्लाज्मोडियम पाया जाता है मलेरिया पेशेंट के ब्लड में। ठीक है, उसको देखते हुए हमने हाइपोथेसिस दिया कि प्लाज्मोडियम जो है इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। ठीक है, अब उसके साथ हम रीज़निंग ऐड कर रहे हैं, उसी स्टेटमेंट के साथ हम रीज़न दे रहे हैं कि क्यों, मतलब कैसे, कि अगर प्लाज्मोडियम मलेरिया का कॉज है तो लाजमी तमाम पेशेंट्स के पास जितने भी हैं पेशेंट होंगे मलेरिया के, उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम होगा ही होगा। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे मैंने इमेज ऐड की है, ये वो फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो है जिसके थ्रू मलेरिया जो है ह्यूमन को होता है और जिसके थ्रू जो है प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा आपको एक पॉइंट देती हूँ यहाँ पर कि मलेरिया का जो मॉस्किटो होता है उसको आप किस तरीके से पहचान सकते हैं। एक क्ल्यू देती हूँ, ये जो मलेरिया के जो मॉस्किटो होता है इसका जो लास्ट वाला पेयर ऑफ लेग होता है, ये वाला, ये आप जब भी नोट करेंगे ना तो ये इस तरीके से हवा में खड़ा हुआ नज़र आएगा। ये वाला जो एरिया है वो आपकी स्किन पे बैठा होगा, बाकी ये जो ये है ये इस तरीके से हवा में उठा होगा लाइक एंटीना टाइप। ठीक है, लास्ट का जो पेयर है, बाकी सब लेग सीधी होंगी इस तरीके से ज़मीन पे, मतलब टच हो रहा होगा उनका एंड, लेकिन जो दूसरी साइड वाला एंड है वो टच नहीं होगा। सो दोबारा से हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। रीजनिंग हमने दे दी कि इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया देन ऑल द मलेरिया पेशेंट शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। अब हम इस रीजनिंग को, इस हाइपोथेटिकल जो हमारा एक हमने थॉट दिया है उसको प्रूफ करने के लिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करेंगे, विच विल बी आर एक्सपेरिमेंट।
ठीक है। एक्सपेरिमेंट हमारा नेक्स्ट स्टेप होने वाला है, हमारी रीजनिंग के बेस के ऊपर हम अपना एक्सपेरिमेंट सेट करेंगे। अब रीजनिंग हमने दी थी कि तमाम मलेरिया पेशेंट्स के अंदर प्लाज्मोडियम पाया जाना चाहिए। अगर वाकई में मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम से कॉज हो रहा है तो हमें क्या क्या चाहिए, हमें जो है ब्लड कलेक्ट करना पड़ेगा जितने भी मलेरिया पेशेंट्स हैं। हमें फिर उस ब्लड को एग्जामिन करने के लिए जितने भी साइंटिफिक इक्विपमेंट्स चाहिए होंगे हमें वो लेने होंगे। ठीक है, तो अब हम अपना जो है एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कराएंगे। बेसिकली एक्सपेरिमेंट एक प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस होती है जो कि एक साइंटिस्ट करता है टू आइडेंटिफाई द रियल कॉज ऑफ अ प्रॉब्लम की कॉज जानने के लिए, जो कि हम डिपेंड करता है एक्सपेरिमेंट आपने जिस भी तरीके की रीजनिंग दी है उसको मद्देनज़र रखते हुए आप अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने वाले हैं। ठीक है, अब साइंटिस्ट जो है दो तरीके के टेस्ट कर सकते हैं जिसमें इंक्लूड होते हैं कंट्रोल ग्रुप एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। यहाँ पे मैं आपको क्लियर करती चलूँ, कंट्रोल ग्रुप वो आपका ग्रुप होता है जिसमें आप जिस चीज़ के ऊपर स्टडी करने वाले हैं, जो बेसिकली आपको जो चीज़ें चाहिए थी। अच्छा, पहले कंट्रोल ग्रुप से पहले आप एक्सपेरिमेंटल ग्रुप समझ लें। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो होगा जिसमें जैसे मिसाल के तौर पे हम मलेरिया के पेशेंट्स को स्टडी करने वाले हैं, राइट। तो मलेरिया के पेशेंट्स हमने उनका ब्लड लेना है। ठीक है, जो जो चीज़ें हमें चाहिए हमारी रीजनिंग के बेसिस पे हमारे हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए हम वो सारी चीज़ें हमारे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में रखेंगे। और उसका अपोजिट जिन लोगों को मलेरिया नहीं हुआ हुआ उनका ब्लड सैंपल्स उनका जो है हम अलग ग्रुप बनाएंगे जिसको हम नाम दे देते हैं कंट्रोल ग्रुप। क्योंकि तभी हमें पता चल पाएगा ना, देखो हम मलेरिया के पेशेंट्स में तो हम प्लाज्मोडियम ढूंढ लें, लेकिन हो सकता है किसी हेल्दी पर्सन जिसको मलेरिया नहीं हुआ हो अगर उसके ब्लड में भी प्लाज्मोडियम मिल गया तो फिर तो हमारा हाइपोथेसिस हमारा जो है रीजनिंग वो तो सब कुछ गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए साइंटिस्ट जो हैं वो हर तरीके से जो है अपनी चीज़ को सही साबित करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए हर एंगल को देखते हैं। ठीक है, तो वो दो ग्रुप्स बनाएंगे, कंट्रोल ग्रुप एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, जिसमें क्या होगा मलेरिया का कॉज जानने के लिए हम ब्लड सैंपल कनेक्ट करेंगे 100 मलेरिया पेशेंट्स के। ठीक है, जिसको हम कह रहे हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, और 100 ब्लड सैंपल्स कलेक्ट करेंगे हेल्दी पर्सनस के। ठीक है, जिसको हम कह रहे हैं कंट्रोल ग्रुप, और फिर उनको माइक्रोस्कोप में एग्जामिन करेंगे। अब जो मलेरिया पेशेंट्स होंगे उनमें जो है आपको पैरासाइट मिलेगा प्लाज्मोडियम। ठीक है, और जबकि जो हेल्दी पर्सन होंगे उनमें आपको प्लाज्मोडियम नहीं मिलेगा। यहाँ पे थोड़ा सा साइकिल दिखाया हुआ है, इसको भी थोड़ा सा ये इमेज आपकी एक्चुअली बुक के अंदर है, इससे रिलेटेड टॉपिक नहीं है आपकी बुक के अंदर, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको जो है इसका ओवरव्यू देती चलूँ कि जो है फर्स्ट देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा मलेरिया का जो स्टेप होता है ना, कि ये जो फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो है इसने हमें बाइट किया। ठीक है, बाइट करने के साथ इसके सलाइवा के थ्रू जो है ये जो हमारा प्लाज्मोडियम है उसके स्पोरोजोइट्स को आप अभी सिंपल टर्म्स में ये समझ सकते हैं कि प्लाज्मोडियम के एग्स, ठीक है, वो ट्रांसफ़र हो गए हमारी बॉडी के अंदर, क्लियर, ब्लड के अंदर। अब वो ब्लड के थ्रू चले गए हमारे लिवर में जहाँ पे ब्लड बनता है। ठीक है, वहाँ वो लिवर में क्या करेंगे, लिवर पे काबू पाना शुरू करेंगे। लिवर जो है हमारा ब्लड बनाता है, आपको पता है आरबीसीज बनाता है, रेड ब्लड सेल जो हमारे ब्लड के सेल्स होते हैं वो उन ब्लड सेल्स में शामिल हो जाएगा। फिर क्या होगा, वो ग्रो करते करते फिर जब एक स्टेज आएगा वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर आरबीसीज क्या होंगे, वो बस्ट होंगे। ये देखें, ये आरबीसीज में शामिल हो गए, रेड ब्लड सेल में जा रहे हैं, फिर अंदर डिवाइड होते जा रहे हैं, मतलब और ज़्यादा बनते जा रहे हैं, एक दूसरे की कॉपीज़ बना रहे हैं। फिर वो रेड ब्लड सेल्स जो है वो बस्ट आउट हो जाएगा, फट जाएंगे, और फिर इस तरीके से हमारी बॉडी में फैल के हमें जो है क्या हो जाता है, मलेरिया हो जाता है। ठीक है, अब हमारी पूरी बॉडी में जहाँ जहाँ ब्लड मौजूद है वहाँ हमारे अंदर ये इस तरीके के जो है मेल और फीमेल प्लाज्मोडियम पाए जाएंगे। ठीक है, अब क्या होता है, अगर जिस बंदे को मलेरिया हुआ है उसको आगे दोबारा से ये फीमेल एनाफिलिस बाइट करता है तो क्या होगा, वो जो एग्स होंगे वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो के अंदर, और फिर दोबारा से जो है वो बड़ा होंगे, मैच्योर होंगे, फिर दोबारा से वो एग्स बनाएंगे उस मच्छर के अंदर ही। फिर वो दोबारा से अगर किसी न्यू ह्यूमन को जो है जाके बाइट करेंगे दूसरा मच्छर कोई और, तो वो जो है उसको भी मलेरिया कॉज कर देगा। तो इस तरीके से ये साइकिल की फॉर्म में चलता जाता है कि अगर मच्छर हमें इन्फेक्ट करता है ना तो हमारी वजह से मच्छर भी इन्फेक्ट होता है, लेकिन मच्छर को इससे कोई नुकसान नहीं होता। ठीक है, देखिए वो ब्लड सक करता है, उसके गट में जाता है ये प्लाज्मोडियम, फिर प्लाज्मोडियम जो है उसके सलाइवा तक आ जाता है, वहाँ पे वो ग्रो करके फिर जैसे ही हमें बाइट करता है तो हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो है इसका ये साइकिल जो है कंटिन्यूसली चलता है। नाउ कमिंग बैक टू आवर टॉपिक,
हम एक्सपेरिमेंट तक पहुंच गए हैं कि हमने एक्सपेरिमेंट कर लिया है, मलेरिया के तमाम पेशेंट्स का ब्लड देख लिया है, हेल्दी पर्सनस के ब्लड देखा है। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब हमें मिल जाएंगे हमारे रिज़ल्ट क्या होगा, हम जहाँ पे अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे कि एक्सपेरिमेंट में आखिर हुआ क्या, व्हाट हैपेंड इन द एक्सपेरिमेंट। इसमें तमाम हम हमारी जितनी भी हमारी ऑब्जर्वेशन थी उन सब की डिटेलिंग करेंगे। हमारा जितना भी डेटा एक्सपेरिमेंट से मिला, ऑब्जर्वेशन से मिला, हमारी हाइपोथेसिस क्या थी, उन सब को कंपेयर करते हुए हम हमारा रिज़ल्ट तैयार करेंगे। रिज़ल्ट से हमारी ये भी साबित हो जाएगी कि आया हमारी हाइपोथेसिस जो है वो सपोर्ट कर रही है, डेटा के थ्रू डेटा हमारे हाइपोथेसिस को सपोर्ट कर रहा है या जो है रिजेक्ट कर रहा है। ठीक है, कि हमें वापस से जो है सोचने की, दोबारा से रिसर्च करने की ज़रूरत है या नहीं है, या हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, मलेरिया के केस में क्या हुआ, हमने देखा कि तमाम जो मलेरिया के पेशेंट्स थे, यानी जो हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था, उनके पास प्लाज्मोडियम था उनके ब्लड के अंदर, जबकि जितने भी हेल्दी पर्सनस के ब्लड सैंपल्स थे उनके अंदर प्लाज्मोडियम नहीं था, वो फ्री थे प्लाज्मोडियम से। ठीक है, तो इसका मतलब हमारी हाइपोथेसिस, हमारी रीजनिंग बिल्कुल सही साबित हुई कि प्लाज्मोडियम जो है वो कॉज है मलेरिया का, और तमाम मलेरिया के पेशेंट्स के अंदर ब्लड के अंदर जो है प्लाज्मोडियम पाया जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो स्टेप होगा रिज़ल्ट के बाद वो है कंक्लूजन, यानी हम तमाम जो चीज़ है हमारी जो रिसर्च थी उसको कंक्लूड करेंगे, फाइनल जो है स्टेटमेंट की तरफ लेकर आएंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जितने भी हमारे रिज़ल्ट थे एक्सपेरिमेंट से हमें मिले, हम उनको एनालाइज़ करेंगे अच्छी तरीके से, तोड़ मरोड़ के। वापस से अगर कोई एक्सपेरिमेंट छोटा मोटा करने की ज़रूरत है तो हम वो भी करके देखेंगे। फिर हम इस बात तक लास्ट में पहुंच जाएंगे कि क्या नाम है, आया हमारा हाइपोथेसिस जो है वो सही साबित हुआ या गलत साबित हुआ। यहाँ ये वो पॉइंट है जब हमें पता चल जाएगा कि हाँ हमारा हाइपोथेसिस जो है वो सही साबित हो गया। ठीक है, तो अगर तो हमारा हाइपोथेसिस जो है वो सपोर्ट हो गया है उस डेटा के थ्रू, देन इट्स ग्रेट। ठीक है, लेकिन इसका मतलब हमें जो है रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एक्सपेरिमेंट। लेकिन अगर हाइपोथेसिस गलत साबित हो जाता है तो हमें एक्सपेरिमेंट को भी रिपीट करना पड़ेगा, हमें दोबारा से सोचना पड़ेगा, हमें दोबारा से रीजनिंग देनी पड़ेगी, तमाम प्रोसीजर जो है दोबारा करना पड़ेगा। और अगर हमें देखना भी पड़ेगा कि अगर हमारे प्रोसीजर में किसी और चीज़ की नीड है तो हम वो भी करेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पे कंक्लूजन हमने क्या बनाया इस सब से, हमारे एक्सपेरिमेंट से हमारे रिज़ल्ट थे कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। ठीक है, कि प्लाज्मोडियम ही से मलेरिया होता है, प्लाज्मोडियम ही मलेरिया का सबब है। नाउ आफ्टर कंक्लूजन, जब हमें रिज़ल्ट मिल गया, अब हम बनाएंगे थ्योरी, अब हम पेश करेंगे थ्योरी। ठीक है, साइंटिस्ट जो थ्योरी के वर्ड को इस्तेमाल करते हैं, आप इसको थ्योरी बोलें, आप इसको थ्योरी बोलें, कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक नाउन को जो है आप किसी भी तरीके से जो है प्रोनाउंस कर सकते हैं। नेवर माइंड, ओके, इन अ वेरी डिफरेंट वे दैट नॉन साइंटिस्ट, मतलब जो आम जाम जो लोग होते हैं ना, वो थ्योरी के वर्ड को इस तरीके से लेते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे दिया हुआ था कि आई हैव अ थ्योरी। अगर कोई एक इंसान कहता है कि मेरे पास एक थ्योरी है, यानी कि वो ये कहना चाह रहे हैं मेरे पास एक, मैं इस चीज़ के बारे में ऐसे अंदाज़ा लगा सकता हूँ। या बाज़ दफ़ा ऐसा होता है लोगों के पास डिफरेंट स्टोरीज़ होती हैं, वो कहते हैं, मतलब वो थ्योरी देते हैं उसके ऊपर, वो बयान करते हैं अपनी सारी बातों को। ठीक है, वो थ्योरी, वो टर्म बिल्कुल अलग मीनिंग है। जबकि साइंटिस्ट जो हमारे टर्म थ्योरी को यूज़ करते हैं उसका मतलब ये होता है कि एक वेल टेस्टेड, अच्छे तरीके से टेस्ट की हुई, अच्छे तरीके से एक्सपेरिमेंट बार बार चेक करते हुए, हाईली रिलायबल, यानी कि जिसके अंदर गलती की गुंजाइश ना होने के बराबर हो। ठीक है, एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस होती हैं उसके अंदर, उस नेचुरल फिनोमेना के बारे में, जिस भी प्रॉब्लम को हम स्टडी कर रहे थे उसके बारे में हमने किस तरीके से हमने स्टडी की, हमने क्या क्या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, हमारा क्या रिज़ल्ट निकला, और लास्ट में हम क्या प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक पहुँचे, वो हमारा मेनली आ जाता है उस नेचुरल फिनोमेना के बारे में। हम जो भी लिखते हैं वो हमारी आ जाती है थ्योरी। ठीक है, तो थ्योरी में जो है हमने जितनी भी ऑब्जर्वेशन डेटा कलेक्ट किया होता है, जितने भी एक्सपेरिमेंट किए होते हैं, उन सब को इकट्ठे करके लिख देना होता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे दी हुई है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है, लास्ट स्टेप है हमारा लॉ एंड प्रिंसिपल। अच्छा देखें, साइंस जिस तरीके से हमारी जो है कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है, बायोलॉजी ही देखें स्टडी है नेचुरल वर्ल्ड के बारे में ना, राइट। तो नेचुरल वर्ल्ड जो है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी जो है क्या नाम है, कंटिन्यूसली चेंज होती रहती हैं चीज़ें, नॉलेज चेंज होती रहती है। ठीक है, मैंने आपको बताया था। तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमारे जो बायोलॉजी होती है उसके अंदर लॉज और प्रिंसिपल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं।
इसी वजह से, ठीक है। लेकिन अगर लॉ या प्रिंसिपल अगर कोई बनता भी है तो उसका मतलब होता क्या है? उसका मतलब ये होता है कि एक यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्ट नेचर के बारे में, जो कि चेंज होने के मतलब बिल्कुल भी उसमें चांसेस कम होते हैं, ठीक है। थ्योरी जो होती है ना, जैसे मिसाल के तौर पे हमने अगर कोई एक्सपेरिमेंट में बाज़ दफ़ा गलती कर भी दी, हमने फिर भी थ्योरी दे दी, हम रिज़ल्ट तक भी पहुंच गए, बाज़ दफ़ा हाइपोथेसिस सही भी साबित हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ जो है लैक रह गया, तो हम थ्योरी तो चेंज हो जाती है, रिजेक्ट हो जाती है, नई थ्योरी पेश हो जाती है। लेकिन लॉ और प्रिंसिपल ऐसी चीज़ है जो कि चेंज नहीं होता है, इसलिए बायोलॉजी के अंदर जो है लॉ कम ही बनाए जाते हैं, ज़्यादातर आपको थ्योरीज़ ही मिलती हैं, ठीक है। नाउ अब हम ज़रा ये देखते हैं कि हम जो ऑब्ज़र्वेशन में डेटा कलेक्ट करते हैं, उस डेटा को किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, डेटा को कैसे एनालाइज़ किया जाता है, डेटा एनालिसिस क्या होता है, ठीक है, वो ज़रा देख लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है। डेटा ऑर्गेनाइज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? एक टेबल बनाना पड़ता है या ग्राफ बनाना पड़ता है उस डेटा से मुतल्लिक, ठीक है। अच्छा, एक बात आपने याद रखनी है कि डोंट थ्रो आउट डेटा पॉइंट्स। ऐसे आपने पॉइंट्स जो कि आपको लग रहा है कि आपकी रिसर्च से रिलेटेड नहीं हैं, उन पॉइंट्स को आप ज़ाया ना करें, मतलब नेगलेक्ट ना करें। ये नहीं समझेंगे वो आपके किसी काम के नहीं हैं, ठीक है, या आपकी जो प्रेडिक्शंस हैं उनको सपोर्ट नहीं करेंगे। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जिन पॉइंट्स को आप सबसे ज़्यादा नेगेटिव ले रहे होते हैं अपनी रिसर्च से रिलेटेड, वही पॉइंट्स आपके मेन पॉइंट्स होते हैं बाज़ दफ़ा आपकी रिसर्च के, ठीक है। तो साइंस के अंदर जो है ज़्यादातर डिस्कवरीज़ जो है, बहुत बड़ी बड़ी डिस्कवरीज़ जो हैं, इसी जिस डेटा को पहले रॉन्ग समझा जाता था उसी को देखते हुए हुए हैं, ठीक है। आगे कह रहा है, एक दफ़ा जब आप अपना डेटा रिकॉर्ड कर लें तो आपको जो है उसकी फिर मैथमेटिकल एनालिसिस करनी पड़ती है अपने हाइपोथेसिस को सपोर्ट या रिफ्यूज़ करने के लिए। मैथमेटिकल एनालिसिस मतलब उस डेटा को बार बार चेक करना पड़ता है मैथमेटिक्स की सूरत में, ठीक है। अब डेटा को ऑर्गेनाइज़ करने के यहाँ पे मैंने दो जो है वो आपकी बुक में दिए हुए थे, उन्हें यहाँ पे ऐड किया है। एक ये जो है ग्राफ है, या इसको आप चार्ट भी कह सकते हैं। ये बार ग्राफ है। ग्राफ जो है बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं मेनली, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ एंड पाई ग्राफ। यहाँ पे जो है 2 ग्राफ्स दिए हुए थे, एक है बार ग्राफ। इसमें क्या हो रहा है कि मलेरिया के बारे में बताया हुआ है। सिंध में, पाकिस्तान सिंध के अंदर 2016 से 17 यानी पूरे 1 साल में सिंध में कितने मलेरिया के केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए थे, ठीक है, उसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, तो नंबर ऑफ़ मलेरिया पेशेंट्स कि कितने ज़्यादा पेशेंट्स जो है मलेरिया के कब कब हुए, ठीक है। अब देखें, फ़ैब से स्टार्ट किया उन्होंने रिसर्च, अपना काम फ़ैब से स्टार्ट किया। उनको देखने को मिला कि 1000 से अबव, ठीक है, अबाउट 1500 के करीब जो है मलेरिया पेशेंट्स जो है उनके केसेस मिले हैं। मार्च में थोड़े कम, अप्रैल में और ज़्यादा डिक्लाइन पे, फिर मई के बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता वापस से राइज़ अप होना स्टार्ट हुए कि 2000 से भी ज़्यादा चले गए, और जुलाई में कम हो गए, अगस्त में वापस से जो है डेटा इंक्रीज़ हुआ है, एंड देन सितंबर और अक्टूबर तक तो सबसे ज़्यादा हाई केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं, ठीक है। अबाउट 6000 केसेस वर रिपोर्टेड in 2016 to 17 अक्टूबर। आई थिंक दिस विल बी ऑफ 2016 अक्टूबर, एंड देन दोबारा से फिर केसेस जो है डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गए। अच्छा, मुझे जहाँ तक इसका ये जो रीज़न लगता है ना, मुझे ऐसा लगता है ये जो सीज़न आहिस्ता आहिस्ता चेंज होता है ना, हमारी सर्दियाँ आती हैं, गर्मियाँ आती हैं बाहर, उसके दौरान आप देखें जो बारिशों के बाद वाला जो हमारे यहाँ पे मानसून का मौसम होता है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, उसके बाद वाला जो मौसम है, सीज़न है, टाइम पीरियड है, उसमें देखें आप सबसे ज़्यादा केसेस मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि मलेरिया का जो मच्छर होता है वो मेनली जो ठहरा हुआ पानी होता है उनके ऊपर बैठता है, और इसीलिए कहते हैं कि आपके घर में अगर कहीं पे गंदा पानी है आपके घर के आसपास, तो उसको क्लियर करवाएं बराए मेहरबानी, और घर में जितने भी पानी के बर्तन हों उन्हें ढक कर रखा करें। अच्छा जी, ये एक चार्ट था। नेक्स्ट मैं आपको एक और दिखाती हूँ। ये है पाई चार्ट, पाई ग्राफ भी कह सकते हैं। अच्छा, ये ग्राफ जो है हमारे मलेरिया के केस से अलग है कि इसमें ये दिखाया हुआ है पाकिस्तान में 2006 में जितनी भी इन्फेक्शियस डिजीज़ जो फैली थी, इन्फेक्शियस मतलब कि एक इंसान से दूसरे इंसान को ट्रांसफ़र हो जाए, ठीक है, ज़्यादातर 51% आपको ये देखने को मिल रही है एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। एक्यूट का मतलब बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन के अंदर, रेस्पिरेटरी सांस लेने वगैरह के अंदर, मतलब आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो है इन्फेक्शियस डिजीज़ जो है 51% तक फैल गई थी। मलेरिया 16% था, डायरिया, डायसेंट्री, स्कैबीज़ और दूसरी छोटी मोटी जो इन्फेक्शियस डिजीज़ होती हैं वो 3% तक थी, ठीक है। तो मतलब ये एक चार्ट दिखाया हुआ है, असल में ये दिखाया हुआ है आप अपने डेटा को किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं,
डिफरेंट ग्राफ्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप बार ग्राफ है, ये पाई ग्राफ है। डेटा एनालिसिस क्या होता है? डेटा एनालिसिस यानी कि डेटा को चेक करना, उसको तोड़ना मरोड़ना, अलग अलग तरीके बनाना करना, ये सब होता है एनालिसिस। ठीक है, उसमें आप दो मेथड इस्तेमाल करते हैं, एक रेशो, एक प्रोपोर्शन। ठीक है, रेशो क्या होता है? रेशो होता है दो वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर करना। ठीक है, एक चीज़ को दूसरे से कंपेयर करना कि एक इतनी है, दूसरी इतनी है, एक दूसरी जो है एक से इतनी ज़्यादा है या इतनी कम है। ठीक है, ये होता है रेशो। मिसाल के तौर पे अ फ्लावर है 4 सेपल्स, यानी एक जो फूल है उसकी जो है, जैसे मिसाल के तौर पे हम रेड रोज़ ले लेते हैं। ठीक है, रेड रोज़ में नीचे की तरफ जो ग्रीन कलर की पत्तियां होती हैं ना, ठीक है, वो होती हैं 4 सेपल्स हैं, उनको कहते हैं सेपल्स, जो ग्रीन कलर के पत्ते टाइप होती हैं। ठीक है, फूल के नीचे। और 12 उसमें पेटल्स हैं। पेटल्स कहते हैं जो पत्तियां होती हैं कलरफुल रेड कलर की। ठीक है, अब कह रहे हैं रेशो जो है सेपल और पेटल का, हम उसको ऐसे लिखेंगे 4:12, यानी कि 4 सेपल हैं और 12 पेटल्स हैं। इसका मतलब हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो सेपल और पेटल के दरमियान का जो रेशो है वो कितना हो रहा है कि पेटल्स जो हैं 2 गुना ज़्यादा हैं सेपल्स से। देखें ना, 4 हैं, फिर 4 मल्टीप्लाई बाय 2, देन वी विल गेट 4 मल्टीप्लाई बाय 3, देन वी विल गेट 12। मतलब 4 4 8 4 12, 2 गुना ज़्यादा हो रही हैं। इसका मतलब रेशो जो है कैन बी एक्सप्रेस्ड एज एन इक्वलेंट फ्रैक्शन। हम ये भी कर सकते हैं कि 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। ये इसमें देखिए आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि मेनली यहाँ पे मैथमेटिक्स इस्तेमाल हो रही है। इसी तरीके से प्रोपोर्शन जो है वो एक इक्वेशन होती है जिसमें आप दो रेशोज़ को इक्वल करके लिखते हैं, यानी कि ये आप ऐसे भी बता सकते हैं, आप ऐसे भी बता सकते हैं। असल में ये दोनों रेशोज़ हैं तो एक जितने के बाद, जितना 1 से 3 बड़ा है उतना ही 4 से 12 बड़ा है। बात कहने का मकसद ये है। ठीक है, तो रेशो और प्रोपोर्शन को यूज़ करते हुए आप अपना डेटा एनालिसिस करते हैं कि मतलब डेटा कितना ज़्यादा है कितना कम है, मेनली इसमें बस ये बात है। ठीक है, लास्ट जो आपका टॉपिक है वो है मैथमेटिक्स एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस, यानी कि मैथमेटिक्स जो है एक इंटीग्रल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट का मतलब होता है इसेंशियल, ऐसा पार्ट जिसके बगैर कोई चीज़ नामुकम्मल हो। ठीक है, तो साइंटिफिक प्रोसेस का ऐसा पार्ट है मैथमेटिक्स जिसके बगैर हम हमारी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, बायोलॉजिकल मेथड जो है कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आप खुद देखें ना, हमें डेटा कलेक्ट करने के लिए हमें नंबरिंग चाहिए। मिसाल के तौर पे ये देखें, इमेजिन दैट यू आर अ बायोलॉजिस्ट। ठीक है, आप बायोलॉजिस्ट हैं, स्टडी कर रहे हैं इंसेक्ट की पॉपुलेशन, किसी भी कीड़े मकोड़े की, मतलब किसी भी इंसेक्ट की जो है आप उसकी पॉपुलेशन को स्टडी कर रहे हैं। आप फील्ड में जाएंगे, आप काउंट करना शुरू करेंगे पॉपुलेशन को, एक ख़ास रीजन में किसी भी जगह पर जाते हैं। ठीक है, वहाँ की पॉपुलेशन आप काउंट करना शुरू करें। सही, अब वो जो आप काउंट करेंगे वो भी मैथमेटिक्स की नंबरिंग में होगी। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी जगहों पे जाएंगे, दूसरी जगहों पे भी आप चेक करेंगे और अपने सैंपल्स को जो है फिर कंपेयर करेंगे एक दूसरे से। तो ये 3-4 रीजन्स की जो आपने पॉपुलेशन जो है कलेक्ट की होगी, काउंट की होगी, और उनको जो है फिर आपस में कंपेयर करवाएंगे ताकि आपको टोटल पता चल सके कि कितनी पॉपुलेशन है। इसमें आपको हर स्टेप पे इस प्रोसेस के आपको मैथमेटिक यूज़ करनी पड़ेगी, आपको मेजरमेंट के लिए, प्रेडिक्शन के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए उस नेचुरल फिनोमेना को आपको मैथमेटिक्स की नीड पड़ेगी ही पड़ेगी। सो मैथमेटिकल बायोलॉजी इज़ अ फील्ड ऑफ रिसर्च दैट एग्जामिन्स मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम्स, यानी कि जितने भी बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं उनको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना। ठीक है, ये मेनली हम पढ़ते हैं मैथमेटिकल बायोलॉजी के अंदर। मैथमेटिक्स का जो है मेन जो रोल होता है बायोलॉजी के अंदर वो मैथमेटिकल मॉडल्स बनाना होता है, यानी कि इक्वेशंस, फार्मूलाज। ठीक है, किसी भी मतलब हमारे टॉपिक से रिलेटेड किसी ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर हो, पॉपुलेशन चेंज हो रही है टाइम के साथ साथ, मतलब ग्राफ, अपने चार्ट्स, इन सब को शो करवाना। हाइट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी साइज़, उसके शेप। ठीक है, पॉपुलेशन इंडेंजर्ड स्पीशीज़ की। इंडेंजर्ड वर्ड जो यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है इसका मतलब वो ये होता है, मैं आपको क्लियर करती चलूँ, इंडेंजर्ड वो स्पीशी होती है, यानी वो ऑर्गेनिज्म का काइंड और टाइप होती है जो कि ख़त्म होने वाली होती है। मतलब हमारी दुनिया से जैसे कि डायनासोर ख़त्म हो गए, डायनासोर कहलाएंगे एक्सटिंक्ट। लेकिन कुछ ऐसी स्पीशीज़ जैसे कि जो स्नो लेपर्ड है, यानी जो बर्फ़ के इलाकों में जो चीता पाया जाता है, ठीक है, वो ख़त्म होने वाला है, वो इंडेंजर्ड है, यानी उसकी स्पीशीज़ जो हैं बहुत कम रह गई हैं। ठीक है, तो इन सब के इक्वेशन फार्मूलेशन के लिए, फार्मूलाज बनाने के लिए, मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए, नंबरिंग यूज़ करने के लिए, हमें डेटा कलेक्ट करने के लिए हमें हर स्टेप पे मैथमेटिक्स की नीड पड़ती है।
हमने इस कंप्लीट चैप्टर के अंदर जो है फ़ाइनली हमें ये बात पता चली कि मैथमेटिक जो है हमारे बायोलॉजिकल मेथड के अंदर मेन इम्पॉर्टेंट जो है फील्ड है, जिसकी हमें इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 जो है यहाँ पे एंड हुआ है। इसमें हमने कवर किया बायोलॉजिकल मेथड स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो, प्लीज़ डू कमेंट इन द सेक्शन गिवन बिलो, and don't forget to like, subscribe and share my channel. Thank you very much. See you in the next video.